चलिए देखो, आज फिर हम बाल विकास यूनिट से लेकर के प्रारंभिक जो विषय वस्तु है उसके प्रश्नों को लेकर बात करते हैं। कल हमने 10 प्रश्नों को लेकर बात की थी इसी यूनिट से। आज फिर 10 प्रश्न इसी यूनिट से और उसी प्रस्तावना वाले पार्ट से हम बात कर रहे हैं। एक बालक का विकास कैसे होता है, किस तरह से प्रभावित होता है, कौन कौन से कारकों से होता है, कैसे कैसे सिद्धांत उसके लिए काम करते हैं, इसी मुद्दे को लेकर कल हमने बात की थी। आज उसी से जुड़े हुए आगे के 10 प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले बालकों के लिए विशेष उपयोगी चित्रमय झलकियों वाली पुस्तकें किसने तैयार की। दोस्तों, बालक किस प्रकार से सीख पाता है या बालक के सीखने में कौन सी पुस्तकें मदद करती है, ये विचार सबसे पहले 17वीं सदी में आया था। और 17वीं सदी में सबसे पहले ये विचार जो है 1628 ईस्वी के समय आया था, जहां जर्मनी के एक विद्वान थे कॉमेनियस, जिन्होंने सबसे पहले एक बच्चों का स्कूल खोला था। और फिर उन्होंने जो बच्चों का स्कूल खोला, वहीं पर मेहनत करते हुए 29 सालों के प्रयासों के बाद सबसे पहले चित्रमय पुस्तकों का निर्माण किया था। इस प्रकार से दुनिया में सबसे पहले चित्रमय पुस्तकें जो बनी वो 17वीं सदी में बनी और कॉमेनियस के प्रयासों से बनी 1657 ईस्वी के समय। तो इसका राइट आंसर होगा कॉमेनियस। इसके बाद में दूसरा अपना प्रश्न आज इसमें, किसने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा इस संदर्भ में, जब 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक मनोविज्ञान को एक नया नाम दिया गया, जिसको हम व्यवहार का अध्ययन के रूप में जानते हैं, और ये नाम देने वाले थे जेबी वाटसन। इन्हीं जेबी वाटसन ने, जिसको हम जो है 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोविज्ञानी भी कहते हैं, इन्होंने एक विचार दिया था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, शिक्षक बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, डाकू बना सकता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, वॉटसन। अगला अपना प्रश्न आज इसमें कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, ये किसने कहा था। दोस्तों, 20वीं सदी में बालकों को लेकर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, सबसे ज्यादा प्रयोग हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा 20वीं सदी में आई और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 20वीं सदी में स्थापित हुआ। इसलिए क्रो एंड क्रो ने इस संदर्भ में विचार दिया था कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रो एंड क्रो। चौथा अपना प्रश्न है, किस विदुषी ने बाल विकास को विकसित करने में अपना विशेष योगदान दिया था। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान जब आया, उसके बाद बाल मनोविज्ञान में केवल बालक के जन्म के बाद की अवस्थाओं का अध्ययन होता था। उसके बाद में 19वीं सदी में सबसे पहले श्रीमती विक्टोरिया हर्लोक ने एक विचार दिया था कि बालकों का विकास गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, और उन्हीं के प्रयासों से बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के रूप में जाना जाने लगा। इसीलिए बाल विकास को और ज्यादा विकसित करने का श्रेय श्रीमती विक्टोरिया हर्लोक को जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, श्रीमती विक्टोरिया हर्लोक, गुडेना, श्रीमती भारती बावेजा और मारिया मोंटेसरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती विक्टोरिया हर्लोक। इसके बाद में अगला प्रश्न आज अपना इसमें, एक बालिका के जन्म के लिए संयोग करते हैं। देखिए, एक बालक या बालिका का जो जन्म होता है उसके लिए सबसे पहले निषेचन की क्रिया के द्वारा अलग अलग प्रकार के 2 लिंग गुणसूत्र जो है संयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, दोनों लंबे गुणसूत्र, दोनों बौने गुणसूत्र, एक लंबा एक बौना गुणसूत्र, 2 लंबे एक बौना गुणसूत्र। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बालिका का जन्म जो है XX गुणसूत्रों के संयोग से होता है, और XX गुणसूत्र जो होते हैं वो दोनों लंबे गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों लंबे गुणसूत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, कोई भी बालक निश्चित रूप से तीव्र बुद्धि वाला और श्रेष्ठ अनुकूलन करने वाला होगा, जो कि, अब इसमें 4 ऑप्शन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जन्मा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जन्मा हुआ रहता है, मैदानों में जन्मा है, पहाड़ों के बीच जन्मा हुआ रहता है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर अनुकूलन की क्षमताएं सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो वहाँ होती है, सबसे ज्यादा सर्दी होती है तो वहाँ होती है, सबसे कम बरसात होती है तो वहाँ पर होती है। फिर भी वहाँ के लोग जो है अनुकूलित होते हैं उस वातावरण के साथ में। इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक बुद्धिमत्ता जो है वो तथा अनुकूलन मरुस्थलीय क्षेत्र में जन्मे और रहने वाले लोगों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मरुस्थलीय क्षेत्र में जन्मा हुए
रहता है वह बालक सबसे ज्यादा बुद्धिमान और अनुकूलन वाला होगा। अगला प्रश्न अपना इसमें, बालक का सर्वाधिक सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण का मतलब होता है बालक में सभी प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग की भावना, आगे बढ़ने की भावना या लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की भावना, ये सारी की सारी चीजें बालक में जो पैदा होती है वो सामाजिकरण की विशेषताओं में आती है और ये सबसे ज्यादा पैदा होती है खेल मैदान में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, खेल मैदान, परिवार, समाज, विद्यालय। तो वैसे तो सब जगह सामाजिकरण होता है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, लेकिन अपने को परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा सामाजिकरण का सर्वोत्तम जो स्थान माना गया है वो है खेल का मैदान, जहाँ सभी प्रकार के गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न हमारा इसमें है, किसने कहा था माता पिता के द्वारा अर्जित गुण संतानों में भी आ जाते हैं। माता पिता के द्वारा जो गुण अर्जित किए जाते हैं वो संतानों में भी आ जाते हैं। ये विचार किसके द्वारा दिए गए थे? तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, लेमार्क, मेंडल, बीजमैन और सोरेनसन। तो अपने को ध्यान रखना है, लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग करते हुए सिद्ध किया था कि पहले जिराफ की गर्दन भी बहुत छोटी होती थी, घोड़े की तरह होती थी, फिर समय के साथ में वो आवश्यकता बढ़ी और वो ऊंट की तरह होने लगी और धीरे धीरे अब उसकी गर्दन संसार में सबसे ज्यादा लंबी होती है और उसके पैदा होने वाली संतानों के भी उसी प्रकार की लंबी गर्दन होने लग गई है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के गुणों को अपने आप में पैदा करता है, अर्जित करता है, तो धीरे धीरे वो गुण उसकी संतानों में भी आ जाते हैं। जैसे व्यवसाय के दृष्टिकोण से हमने कई बार देखा है कि जो जिस जाति में बालक जन्म लेता है और उसके माता पिता जो व्यवसाय करते हैं उस बालक में भी उस व्यवसाय के गुण बहुत जल्दी में आ जाते हैं। इसका मतलब कुछ गुण ऐसे होते हैं जो माता पिता अर्जित करते हैं वो संतानों में भी आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत और लेमार्क के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका पहला जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, लेमार्क ने। अगला प्रश्न अपना इसमें, बालक का विकास किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बालक का आधारित नहीं होता है, बालक का विकास किस सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। देखो इसमें 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 कोई ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर बालक का विकास आधारित होता है, एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर आधारित नहीं होता, तो वो अपने को छांटना है। पहले नंबर पर निरंतरता का सिद्धांत, तो निरंतरता का सिद्धांत होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है बालक का विकास गर्भकाल से लेकर के जन्म के बाद मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। दूसरा निश्चित क्रम का सिद्धांत, तो इसको भी हम मानते हैं। गामक विकास जितने भी होते हैं, चाहे भाषा का विकास ही हो तो एक निश्चित क्रम में होता है, LSRW के क्रम में, तो गामक विकास निश्चित क्रम में होते हैं। इसी तरह से इसमें एक दिया हुआ विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य का जो है नहीं होता, क्योंकि अपने को ध्यान रखना है मनुष्य का विकास एकमात्र ऐसा विकास है जहां पर यह सिद्धांत उल्टा काम करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बालक सामान्य क्रियाएं सीखता है, फिर उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। जैसे वो पहले जो है करवट बदलना सीखता है, फिर बैठा रहना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है और फिर उसके बाद में 2 पैरों पर चलना सीखता है। तो ये उसका जो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट का, जबकि इसमें ये गलत दिया हुआ विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर होगा सी। डी इसमें एकीकरण का, तो बिल्कुल बालक प्रारंभ में एक एक अंग का जो है संचालन सीखते हुए सभी अंगों का संचालन सीख जाता है, तो एकीकरण का सिद्धांत भी होता है। इसमें नहीं वाला पूछ रहा था, इसलिए सी इसका आंसर होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अंतिम प्रश्न आज का अपना, बालक के विकास के समय प्रारंभ में शरीर के निर्माण में कुल कितने गुणसूत्र मदद करते हैं? तो देखो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि जब हमारा जीवन शुरू होता है तब 22 गुणसूत्र माता और पिता की ओर से आकर 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और बाकी 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनसे लिंग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 46, 23, 22 और 44, तो इसमें राइट आंसर होगा 44, यानी शरीर के निर्माण में कुल 44 गुणसूत्रों का योगदान होता है। तो दोस्तों इस तरह से थे आज के 10 प्रश्न जिनका संबंध था हमारे पहले टॉपिक से, और इसी तरह से अभी तक इस टॉपिक में से हम काफी प्रश्नों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक तो बार बार आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसके अंदर आप लोग बार बार कहते हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाएं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अभी हम प्रश्नों की संख्या उस तरह से नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर वो संसाधन नहीं है। हम घर बैठ करके जो है आपके लिए ये जैसे तैसे करके कुछ प्रश्न भेजने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग हैं
वो अभी भी बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि आज हमें जो है आपने लिंक नहीं भेजा व्हाट्सएप पे, जिससे कि हम आपका कल का वीडियो नहीं देख पाए। आज भी कम से कम 20 से 25 मैसेजेस मेरे पास आए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, आप इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो आप